Quad, basically quad is informal strategic dialogue। ठीक है, अनौपचारिक रणनीतिक या सामरिक, सामरिक होगा, सामरिक संवाद। ठीक है, बराबर है। रणनीतिक भी लिख सकते हो, वैसे स्ट्रेटेजिक रणनीतिक भी होता है। ठीक है, रणनीतिक साझेदारी होती है, सामरिक और रणनीतिक दोनों लिख सकते हो। ठीक है, यस सोनू, यस यू आर राइट। सो इट इज अ इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन 4 कंट्रीज ऑफ विच रीजन, कौन से रीजन में है लोग, इंडो पैसिफिक। ठीक है, ऑफ 4 कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, कौन कौन से कंट्री हैं, एक तो अपना इंडिया, ठीक है, दूसरा यूएस, देन जापान एंड देन ऑस्ट्रेलिया। सो अब ये एक्चुअली इसका जो ओरिजिन हुआ था, इसका जो ओरिजिन हुआ, जो उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई थी, उत्पत्ति इसका होने का जो एक रीजन था, 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आया था, आपको पता होगा। तो सुनामी आया था, सुनामी सुना है सबने, ठीक है ना, तूफान था एक। सो उसमें क्या हुआ कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को कैरी करने के लिए, मतलब कि एक दूसरे को मानवीय स्तर पे सहायता के लिए लोगों ने क्या किया, जो भी इंडिया, जापान, इन सब कंट्री ने एक अपना ग्रुपिंग बनाया, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। मतलब एक दूसरे को सहायता सामग्री हम लोग देंगे, भेजेंगे, ताकि हम लोग जो सुनामी से, जो तूफान से जो बर्बादी हुआ है, उससे हम निपट सकें। ठीक है, तो ये शुरुआत इस तरीके से हुआ। पहले कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म originated as a coordination mechanism in the wake of Indian Ocean, in the wake of tsunami, humanitarian assistance, humanitarian assistance in 2004 एज अ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब उस टाइम पे ये हुआ कि सिर्फ हम लोग जो सुनामी से जो बर्बादी तबाही हुआ है, इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, इसमें इस तरीके का पूरा जो अभी इस समय जो है ग्रुपिंग, उस तरीके से ग्रुपिंग नहीं स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों ने, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बोल, पूछ लो। ये सुनामी है, टी है, TSUNAMI। ठीक है, इन 2004 सुनामी है ये। ठीक है, इसे टी ही लिखते हैं, असिस्टेंस, सहायता, ASSISTANCE। ठीक, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब हुआ क्या कि 2007 में ये तो सुनामी आया, खत्म हो गया, चले गया। लेकिन 2007 में चाइना का धीरे धीरे, नॉट N7, मतलब धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस, साउथ जो चाइना सी है, आपको पता होगा साउथ चाइना सी, उसमें उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और उसमें उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से
आपको पता है कि अगर चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में ज़्यादा बढ़ता है या इंडियन ओशियन में, तो किसको प्रॉब्लम हो सकती है? इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है, जापान को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ऑस्ट्रेलिया भी है, और यूएस भी है। ये चारों कंट्री ही इंडो पैसिफिक रीजन में है। मतलब चाइना इधर बीच में है, इधर इंडिया है, इधर जापान है, इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर यूएस है ना। तो इसलिए ये चारों कंट्री ने धीरे धीरे इन लोगों का आपस में बातचीत शुरू हुआ कि हम लोग एक ग्रुपिंग बनाएं, ताकि धीरे धीरे चाइना के जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना क्या कह रहा है कि साउथ चाइना सी पूरा मेरा है, बाकी किसी कंट्री का इस पर कोई हक नहीं है। लेकिन साउथ चाइना सी के बॉर्डर एरिया में आता है वियतनाम भी आता है, फिलीपींस भी आता है, ठीक है, बाकी मलेशिया वगैरह भी आते हैं। तो उन लोगों के राइट्स को वो डिस्कार्ड करता है, रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये पूरा मेरा एरिया है। तो अब इससे क्या होगा? इससे जो भी बाकी ये सब जो कंट्री हैं उन लोगों के लिए रिस्क हो गया, सिक्योरिटी रिस्क हो गया, इकोनॉमी रिस्क हो गया, क्योंकि जो उनका बिजनेस एक्टिविटी है थ्रू शिप्स वो भी प्रभावित हो सकता है और सिक्योरिटी भी रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए ये सभी सारे कंट्रीज जो हैं, और बाकी बिजनेस, चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो कि जैसे मैं आपको पहले भी खैर बताया हूं कि ये इंडिया है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, मतलब ये ऑफकोर्स इंडियन ओशन के का ही पार्ट है ना। यहाँ पर ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल के बगल में म्यांमार है ना, म्यांमार है, थाईलैंड है। फिर उसी तरीके से इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद यहाँ पर वियतनाम है, यहाँ पर मान लो कि चाइना है, ये चाइना हो गया, और यहाँ पर साउथ चाइना सी है, यहाँ पर साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर, और यहाँ पर फिलीपींस है, ये बहुत सारे आइलैंड्स है फिलीपीन, ये फिलीपींस है, और यहाँ पर है आपका मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ सिंगापुर, इस तरीके से कंट्रीज हैं। मैं आपको जस्ट रफली बता दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। आप बाकी मैप में अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और इधर चाइना है, इधर जापान है, ईस्ट चाइना सी के यहाँ पे जापान है, यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एंड देन यहाँ पर है आपका यूएस, ठीक है ना। इस तरीके से लगभग स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि ये साउथ चाइना सी में ये कहता है कि पूरा मेरा एरिया है, और जब कह रहा है कि पूरा मेरा एरिया, मतलब फिलीपींस को प्रॉब्लम हो गया, वियतनाम को प्रॉब्लम हो सकता है, इधर मलेशिया को प्रॉब्लम हो सकता है, सिंगापुर, इंडोनेशिया को भी सीधी सी बात हो सकता है, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक जल संधि है, एक जल संधि है, स्ट्रेट जिसे कहते हैं, स्ट्रेट जल संधि सुने हो ना, कौन सा? मलक्का स्ट्रेट है। सो यहां पर है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट और मलक्का जल संधि जिसे कहते हैं, ठीक। अब ये मलक्का स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट बेसिकली क्या होता है पता है ना आपको? स्ट्रेट दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो लैंडमास को सेपरेट करता है, ठीक है। कैसे सेपरेट किया है? यहां मलेशिया है, यहां इंडोनेशिया है, तो ये दोनों लैंडमास है, इन लोगों को सेपरेट किया। और कनेक्ट कैसे किसको किया? यहां पर अंडमान सी है, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड यहीं पर है, ठीक है। तो यहां पर अंडमान सी है, आप मैप में देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा अंडमान सी, ठीक है। तो अंडमान सी को ये कनेक्ट कर रहा है, ये जो पैसेज है ये जाता है अंडमान सी में, ठीक है। और ये जो आता है ये आता है मलक्का स्ट्रेट, ये साउथ चाइना सी जो ऊपर से जो नीचे आ रहा है, ये साउथ चाइना सी यहां पर आता है, ये पूरा ये साउथ चाइना सी है। तो ये साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, मतलब बेसिकली अंडमान सी और साउथ चाइना सी ये दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। और यहीं पर उसके बाद इधर पैसिफिक ओशियन है, मतलब एक तरह से पैसिफिक ओशियन का भी गेटवे यहीं से है। और इधर हो गया आपका ये अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, ये सारा इंडियन ओशियन में आता है, ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक। अब हुआ क्या कि पैसिफिक ओशियन से
इंडियन ओशन में बिजनेस करना है, शिप के थ्रू होता है सारा बिजनेस। अब यहां से अगर शिप आएगी और साउथ चाइना सी में पूरा इसका चाइना का इन्फ्लुएंस है, तो ये हो सकता है कि ये स्ट्रेट को, ये जो स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट, इस पे कुछ कंट्रोल कर सके चाइना। और यहां पर ये जो शिप है जा रहे हैं, इन लोगों के लिए थ्रेट हो सकता है, रिस्क हो सकता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट पे अगर, मलक्का स्ट्रेट के पास में अगर ये पहुंच गया या इसके ऊपर अगर ये कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करने लगा, तो ये जो स्ट्रेट से जो पैसेज है, जो भी शिप आना जाना है, इन लोग के ऊपर भी क्या कर देगा। मान लो कभी वॉर स्टार्ट हो गया तो यहाँ से किसी शिप को आने नहीं जाने देगा। अब मान लो जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, और अगर इस तरीके से कोई पैसेज को कंट्रोल कर ले, तो उस कंट्री में जो भी फ्यूल वगैरह आ रहा है, फूड आ रहा है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको तो बंद कर देंगे, तो उनकी इकोनॉमी तो ऐसे ही डिसरप्ट हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो इसीलिए ये जरूरी होता है कि कोई भी स्ट्रेट, कोई भी पैसेज है, कोई भी मरीन ओशन जो रूट है, जो भी ओशन रूट है, सी रूट, वो अनहिंडर्ड रहे, अनडिसरप्टेड रहे, ठीक है, कोई भी उस पर कंट्रोल ना करे एक्सक्लूसिवली। तो इसीलिए ये डर लग रहा है किस किस को, इंडिया को मेनली लग रहा है, ऑफ कोर्स इन लोगों को भी लग रहा है, बट मेनली इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन लोगों को ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये लोग थोड़ा इकोनॉमिकली भी पावरफुल हैं, इनका बिजनेस एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, और इनका और मेजर जो बिजनेस होता है वो इसी रूट से होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये काफी इंपॉर्टेंट रूट है, तो यहां से बहुत मेजर बिजनेस होता है, ओके। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और इसी वजह से, और ये सब जो इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन, ये जो पैसिफिक ओशियन है, इन लोगों को ये इंडो और पैसिफिक रीजन, इसीलिए इसे कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। और इसीलिए आप न्यूज में बार बार सुनते होंगे इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में क्वाड की बात होती है। तो अब इस बैकग्राउंड को आप समझ लो, इस बैकग्राउंड को ध्यान में जब रखोगे तो आपको क्वाड का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि क्वाड क्यों आया और क्वाड का रेलिवेंस क्या है, ओके। ये मलक्का स्ट्रेट, ये साउथ चाइना सी, चाइना, इसको जब ध्यान में रखोगे तभी आप क्वाड को समझ सकते हो। क्वाड, आपका पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ क्वाड के मेंबर कौन है उनको रट्टा मार लिया हो गया काम, आपका पर्पस ये नहीं है। आपको ये समझना है कि क्वाड का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों जरूरी है वो, ठीक है। तो ये सब कहानी थी इसके पीछे, ठीक है। अब हुआ क्या, क्वाड तो बन गया, तो 2007 में जापान कैसे, लेकिन बना कैसे, 2004 में जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म स्टैब्लिश हुआ था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए इंडो पैसिफिक रीजन के कुछ कंट्रीज के बीच में, वो चीज आगे अब उसे एक फॉर्मल, एक ग्रुपिंग का रूप दिया जाए, इसकी वजह से लोगों में बातचीत शुरू हुआ इन कंट्रीज में। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 2007 में कहा कि हमें ग्रुपिंग बनानी चाहिए, फिर अभी भी बात नहीं बनी, फिर आगे और बातचीत हुआ, 2014 में वापस से कहा, तो फाइनली ये बना आपका 2017 में, ठीक है। 2017 में क्वाड एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। और इनका पर्पस था, एम क्या था, उद्देश्य क्या था, टू कीप फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, ठीक है। मतलब इसे मुक्त, खुला रखना है, समृद्ध रखना है, इंडो पैसिफिक रीजन को मुक्त रखना है, फ्री रखना है, फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस। सोनू अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गॉट इट। तो ये हमारा मेन पर्पस है कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस रखना है, और इसके लिए क्वाड एग्जिस्टेंस में आया। अब और क्या इसके रीजंस हैं, ये 4 कंट्री ही क्यों आए, ये 4 कंट्री ही क्यों आए, और भी कुछ कंट्री क्यों नहीं आए, या ये चारों कंट्री का आने के रीजन क्या था इनके। क्योंकि देखो, कोई भी पार्टनरशिप जब होती है, कोई भी लोग पार्टनरशिप करते हैं, तो उसके बीच में क्या कॉमन चीज होता है, उसके बीच में, दोनों के बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है।
होता है ना। अब मान लो कि मैं आपसे दोस्ती करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है कि हम लोगों का कुछ चीजें आपस में मिलती हो, विचार मिलते हो, या हमारा उद्देश्य एक हो, तब ना हम लोग साथ में काम करेंगे। हाँ, वो भी एक स्ट्रेटेजिक वो है, वो भी एक रीजन है, ऑफ कोर्स दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन इन फैक्ट। हाँ, कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं, साझा इंटरेस्ट हैं बेसिकली हमारे, कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं साझा हित, ठीक है। कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, इन जो चारों कंट्री हैं इनके कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। क्या शेयर्ड इंटरेस्ट हैं कि अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी, अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी, मतलब अबाधित, अनहिंडर्ड मतलब अबाधित, अबाधित, ठीक है, अबाधित, अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री, समुद्री जो व्यापार है और समुद्री सुरक्षा, उसके लिए ये हमारा शेयर्ड इंटरेस्ट है, मतलब साझा हित है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, मलक्का स्ट्रेट से जो हमारा बिजनेस होता है, फॉरेन ट्रेड जो होता है, मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड वहां से होता है, तो ये हमारा जो है अबाधित बिजनेस वहां से या व्यापार चलता रहे, इसमें ये हमारा क्या है, साझा हित है। किसका साझा हित है, ये चारों कंट्री का जो ग्रुपिंग में है, ठीक। और इसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मतलब बेसिकली नेविगेशन मतलब जो उसे आने जाने का आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोग लोग कौन, मतलब जो भी शिप वगैरह आते हैं उन लोगों को आने जाने में आज़ादी हो। और दूसरा रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मतलब नियम के आधार पर जो भी इंटरनेशनल, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो नियम के हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि किसी के मन के हिसाब से। इसका मतलब यही है कि किसी, जैसे चाइना अपनी मनमानी करना चाह रहा है, तो चाइना के मन से नहीं चलना चाहिए। यहां पर क्या करना है, हमें नियम के हिसाब से चलना चाहिए। जो भी कुछ इंटरनेशनल, आपने सुना होगा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हर मामले में कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून है। यूनाइटेड नेशन के कुछ जैसे कानून है ऑन लॉ ऑफ द सी, जो समुद्री जो समुद्र हैं उसके ऊपर भी कानून है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, तो वो सब जो लॉ है वो सब सबको फॉलो करना है। लेकिन चाइना कह रहा है कि मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो इसलिए रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर सभी चाह रहे हैं, हम सभी चारों कंट्री। तो ये हमारा शेयर्ड इंटरेस्ट है, इसकी वजह से हम लोग यहां पर ये चारों कंट्री ने ग्रुपिंग किया हुआ है। और दूसरा, ये तो शेयर्ड इंटरेस्ट हो गया, उसी तरीके से कुछ शेयर्ड वैल्यू भी होता है, वैल्यू भी है। वैल्यूज मतलब क्या होता है, मूल्य। जैसे कि मूल्य आप समझते हो, नैतिकता के टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारा शेयर्ड वैल्यूज क्या है, ये जो चारों कंट्री हैं इनके बीच में कुछ शेयर्ड वैल्यूज आपको समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है? हाँ, डेमोक्रेसी, यस एग्जैक्टली, शेयर्ड वैल्यूज, मूल्य, साझा मूल्य, ठीक है। ये चारों कंट्री के बीच में कुछ साझा मूल्य है इनका, शेयर्ड वैल्यूज। और ये शेयर्ड वैल्यूज क्या है, ये शेयर्ड वैल्यूज है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्य, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक, जानते ही हो आप। तो आप ये देख सकते हो कि इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, चारों ही क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, है ना। और डेमोक्रेसी का कुछ फीचर्स होता है, क्या फीचर्स होता है कि जनता की सरकार होती है, जनता के प्रतिनिधि सरकार में होते हैं,
ना कि किसी राजा या किसी तानाशाह की सरकार होती है। यह फर्क होता है। तो इसीलिए इनका एक साझा मूल्य भी है, इसलिए भी ये पार्टनरशिप में कर रहे हैं। लेकिन चाइना में क्या है? डेमोक्रेसी? चाइना में डेमोक्रेसी है? नहीं है। क्या है वहां पे? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर, सुने हो ना? चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, ये सब मैंने बताया था आपको। रशिया यूक्रेन वाला जो लेक्चर था उसमें पूरा थोड़ा सा कुछ डिटेल में मैंने बता दिया था। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं मैं कि चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिज्म में क्या होता है बेसिकली कि एक तरह से सरकार सारी चीजें कंट्रोल करती है। जो सरकार होती है वो सभी चीज कंट्रोल करती है। आपका चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे पब्लिक की व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर चीज पे सरकार का नियंत्रण होता है। आपको पूरी तरीके से हर चीज में आजादी नहीं होती। जैसे इंडिया में या यूएस वगैरह में आपको आजादी है, सिविल राइट्स हैं, ठीक है, नागरिक अधिकार हैं। आप विरोध कर सकते हो, आप सरकार की आलोचना कर सकते हो ना, विरोध कर सकते। तो ये सारी चीजें, प्रदर्शन कर सकते हो, ये सारे राइट्स आपको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में नहीं होते हैं। और चाइना में नहीं है ये। चाइना में अगर आप सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइज, आलोचना करते हो तो वो लोग आपको जेल में डाल सकते हैं और जेल में डाल देते हैं। आपने न्यूज़ अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन लोग अगर कोई भी, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन मीडिया पर्सनल, मीडिया वाले, या इवन जो सेलिब्रिटी लोग भी या बिजनेसमैन लोग भी, कोई भी अगर सरकार की आलोचना करते हैं तो उन्हें जेल में डाल देते हैं वो लोग, या उन्हें सजा दे देते हैं, या उन्हें गायब करवा देते हैं। मतलब अलग अलग टाइप की न्यूज़ आती है। लेकिन इंडिया, यूएस वगैरह में आप सुनते हो कि आलोचना हम भर के करते हैं, भरपूर करते हैं। तो ये फर्क है। तो ये हमारा एम था। अब इसमें ये क्या है कि, लेकिन एक चीज याद रखना, क्वाड सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है। क्वाड सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है। मतलब हमने लिखा था इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग, संवाद है ये, वो भी अनौपचारिक, औपचारिक नहीं है, ठीक है। हम लोग एक डायलॉग है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग, लेकिन वो सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है। जैसे नाटो क्या है? सिक्योरिटी ग्रुपिंग है नाटो। वहां पर किसी एक कंट्री में अगर अटैक हुआ तो सभी कंट्री सपोर्ट करेंगे मिलिटरीली। लेकिन यहां पर क्वाड में ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया के ऊपर या यूएस के ऊपर चाइना ने अटैक किया तो बाकी सभी कंट्री एक साथ आ जाएंगे लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है यहां पर, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा है कि यहां पर हम लोग आएंगे, मिलजुल के बात करेंगे, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। और नॉट ओनली इन द सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक रीजन बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक सेक्टर, ऑल्सो इन डिफेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर, और सिक्योर से फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब मामले में भी हम लोग क्या करेंगे? कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे से, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में। और जहां सिक्योरिटी ग्रुपिंग होती है वहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो ये चीज, ये फर्क याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि यहां पर एक और डेवलपमेंट हुआ है, इस वजह से उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी ग्रुपिंग। ये यहां पर चाहिए तो लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। इट्स नॉट अ सिक्योरिटी ग्रुपिंग। ये क्या है? इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ठीक है, रणनीतिक संवाद है, ना कि सिक्योरिटी ग्रुपिंग है।